वेलकम क्लास 9। हम लोग अपने चैप्टर 6 के आज दूसरे वीडियो में हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम लोगों ने मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। आज हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सीड एक सीडलिंग में ट्रांसफॉर्म होती है और फिर उसमें से एक प्लांटलेट ग्रो करता है। सो सीड का सीडलिंग बन जाना जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए 3 सुइटेबल कंडीशंस जरूरी हैं। पानी का पाया जाना, वाटर का, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना और एक सुइटेबल टेम्परेचर जिसमें वो सीड ग्रो कर सके। हम लोग तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक चीज जान लेना चाहिए जो कि मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया हूं कि सीड के अंदर एक लिविंग मैटर है जो एम्ब्रॉयो कहलाती है, जो पर्टिकुलरली सीड से सीडलिंग बनने में हेल्प करती है। तो एम्ब्रॉयो जो है वो अपने जर्मिनेशन के समय फूड मटेरियल के रूप में सीड में एंडोस्पर्म को कंज्यूम करती है और ग्रो करती है। और हमने ये भी पढ़ा कि सीड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब उसे वाटर, सुइटेबल टेम्परेचर या ऑक्सीजन ना मिल पा रहा हो, तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है, स्लीपिंग मोड में चली जाती है, रेस्ट पीरियड में वो चली जाती है। और फिर वापस जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिले तो वो सीड से सीडलिंग बनाना शुरू कर देती है। कभी कभी ये डॉर्मेंसी 100 ईयर से भी ज्यादा होता है। तो यहां पर ये जो कहा गया कि अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो डॉर्मेंट स्टेट में चली जाएगी। तो यहां जानना यह है कि चाहे फेवरेबल कंडीशन हो या ना हो, सीड्स जब सीडलिंग बनने के लिए उसे सॉइल में डाला जाता है तो पर्टिकुलरली वो थोड़े दिन के लिए ही सही एक डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती है। यानी फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी एक डॉर्मेंसी पीरियड वो मेंटेन करती है। इसलिए मेंटेन करती है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में वो अपने आप को फिजियोलॉजिकली मैच्योर करती है। यानी जैसे एक सेल डिवीजन करने के पहले एक रेस्टिंग फेज में जाता है, वो रेस्टिंग फेज जो है इंटरफेज कहलाती है। उस फेज में वो ज्यादा से ज्यादा डीएनए मटेरियल को वो बनाते रहती है। ठीक उसी तरह से सीड भी जर्मिनेशन के पहले एक डॉर्मेंट स्टेज में रहती है, अपने आप को मैच्योर करती है। जैसे कि वो उस स्टेट से निकलकर जब जर्मिनेट करना शुरू करे तब वो इतनी मैच्योर हो कि वो सीड से सीडलिंग ग्रो कर सके। तो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन था आपके लिए। अब तीनों कंडीशंस को स्टडी करते हैं। दैट इज द फेवरेबल कंडीशंस विच हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। पहला आता है वाटर। वाटर माइक्रोपाइल, आपको याद होगा माइक्रोपाइल बताया गया था कि हाइलम के ठीक ऊपर बीन सीड में, ग्राम सीड में हाइलम के ठीक नीचे एक माइन्यूट पोर होता है जो माइक्रोपाइल कहलाती है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू से वाटर जो है वो सीड एब्जॉर्ब करती है और स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, जिसके वजह से उसका सीड कोट जो है वो सॉफ्ट पड़ जाता है। वो सीड कोट रप्चर करके रेडिकल जो है वो शूट सिस्टम बनाती है और फिर शूट के बाद रूट सिस्टम से शूट सिस्टम वो बनाती है। यानी सबसे पहले सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी, स्वेल करेगी और रेडिकल जो है वो सीड कोट को रप्चर करके रूट सिस्टम बनाएगी और इसके बाद फिर प्लीम्यूल से शूट जो है वो अराइज करेगा। पहले रूट फिर शूट, यानी पहले रेडिकल से रूट सिस्टम फिर प्लीम्यूल से शूट सिस्टम, ऐसे ग्रो होती है।
साथ ही साथ वाटर सीड के लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ऑल द नेसेसरी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लिक्विड मीडियम में हेल्प करता है ये वाटर होने में। एंजाइम्स जो है वो भी एक वाटर मीडियम उसे लगता है जिसके मदद से कॉटिलेडन्स या एंडोस्पर्म जो है वो फूड को स्टोर कर पाते हैं, जिसके वजह से ग्रोइंग पीरियड में ये एम्ब्रॉयो को वो फूड को सप्लाई कर सके। सो वाटर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। दूसरा जो है वो है आपका सुइटेबल टेम्परेचर। सुइटेबल टेम्परेचर जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, पहले वीडियो में भी बताया हूं मैं। क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स पाए जाते हैं। आप अगर टेम्परेट रीजन में हैं तो आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में आप रहते हैं जहां ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है। आप अगर पोलर रीजन्स में हैं तो वहां बहुत सर्दी है, वहां टेम्परेचर बहुत ही कम है। आप अगर इक्वेटोरियल रीजन में है यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर आप हैं तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो पेड़ हर जगह ही पाए जाते हैं और पेड़ है तो जरूर वो सीड से ग्रो हुए होंगे नेचुरली। तो सीड्स जर्मिनेट होने के लिए वहां अलग अलग टेम्परेचर्स में वो सीड जर्मिनेट होता है। तो जिस तरह से अदर एनिमल्स के केस में वो अपने आप को अलग अलग टेम्परेचर में अडेप्ट करते हैं, वैसे ही अलग अलग टेम्परेचर से अलग अलग तरह के जो सीड होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो सीड जो है वो जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं उन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, यानी जो 35 डिग्री के करीब करीब होगा। वही जगह टेम्परेट रीजन्स में रहे जो पाए जाने वाले जो सीड्स हैं वो सीड्स को टेम्परेचर कम चाहिए। सो ऑलमोस्ट 25 to 30 डिग्री विल बी एनफ फॉर देम, जो काफी है। तो इस तरह से अलग अलग सुइटेबल टेम्परेचर विच रेंजेस फ्रॉम 25 to 35 वो सीड्स के लिए चाहिए फॉर जर्मिनेशन। तीसरा आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। आप जानते होंगे कि जब भी किसान अपने खेत में सीड को जब ड्रॉप करता है तो पहले वो पूरे के पूरे सॉइल को हैरो करता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद वो प्लाउ करता है जमीन को, जैसे कि सीड्स को जमीन के अंदर डाल सके। प्लाउ करते समय वो ये भी ध्यान रखता है कि ज्यादा गड्ढा ना हो और सीड्स जो है वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सॉइल में ही मिक्स हो सके। तो गड्ढे ज्यादा नहीं करते वो, और ऐसा करके वो मिट्टी को पूरी तरह से परफोरेटेड बना देते हैं, एकदम सॉफ्ट बना देते हैं, पाउडर का जैसा हो जाता है। ऐसा करने से सीड्स जो है वो जमीन के अंदर जब रहेंगे तो क्योंकि एयर स्पेसेस सॉइल में बढ़ जाता है तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बहुत आराम से हो जाएगा। तो सीड्स क्योंकि ग्रोइंग पार्ट जो है उसका एम्ब्रॉयो जो है वो लिविंग पार्ट है, तो लिविंग पार्ट होने की वजह से वो भी रेस्पिरेशन शो करता है। रेस्पिरेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी इन विच द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन के मदद से वो फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द सीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, टू ग्रो द रेडिकल्स, टू ग्रो द प्लीम्यूल्स। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, इन सबको ग्रो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसे ऑक्सीजन के रूप में मिलती है ड्यू टू रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्योंकि वो कर रहा है तो अगर ऑक्सीजन ना मिले सो सीड विल अल्टीमेटली डाई। तो इसीलिए जमीन को क्या किया जाता है, हैरो करके इतना पाउडरी बना दिया जाता है कि उसमें एयर पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, और फिर जब सीड को उसके अंदर डाला जाता है तो वो सॉफ्ट सॉइल के अंदर रहने की वजह से, पोरस होने की वजह से सॉइल, वो एयर को बहुत आसानी से सीड जो है वो ड्रॉ कर लेती है और ऑक्सीजन पा जाती है, एंड इन द प्रोसेस गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरह से वाटर, सुइटेबल टेम्परेचर और ऑक्सीजन एक जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए जरूरी होते हैं जो उन्हें चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री द germination process is hampered. Now, why seeds should not be sown deep into the soil? Seeds को जमीन के अंदर बहुत गहरे नहीं बोना चाहिए। क्यों?
इसके दो रीजंस यहां दिए गए हैं। पहला तो अभी भी डिस्कस हुआ, क्योंकि अगर आप ज्यादा गड्ढे करके अगर सीड्स को डालेंगे तो ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई उसे नहीं मिल पाएगी, जो कि सॉइल के ऊपरी लेयर या सुपरफिशियल लेयर में उसे मिल पा रहा था। एंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन द सीड विल अल्टीमेटली डाई। दूसरा, अगर आप जमीन में बहुत नीचे तक डाल देते हैं तो उसके जो इम्ब्रॉयनिक पार्ट्स हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये वो पार्ट है जहां से प्लीम्यूल या रेडिकल ग्रो करता है, रूट या शूट सिस्टम ग्रो होती है। तो ये पर्टिकुलरली जमीन को रप्चर करके फाड़ कर आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। इसलिए हम लोगों को जमीन में ज्यादा गड्ढे करके सीड्स को नहीं सो करने चाहिए। ये दो रीजन यू शुड रिमेंबर देम। नाउ द कंडीशंस ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसको हम लोग एक एक करके एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। पहला है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसे एक्सपेरिमेंट में आप कैसे शो करेंगे? तो दो बीकर ले लीजिए, बीकर ए बीकर बी बोलकर उसमें लेबल कर दीजिए। बीकर ए में आप कॉटन, रुई जो होता है, उसे गीला करके उसमें कुछ सीड्स, ग्राम सीड्स या पी सीड्स को उसमें डाल दीजिए और मोड़कर उसमें आपको बीकर ए में रख दीजिए। बीकर बी में आप ड्राई कॉटन लीजिए, यानी आपका रुई जो है वो भीगा ना होकर सूखा रहेगा, उसे लीजिए और उसमें कुछ ग्राम सीड्स या पी सीड्स को लेकर आप रख दीजिए। 1 या 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जो बीकर ए था, जिसमें आपने वेट कॉटन वूल में आप सीड्स रखे थे, वो धीरे धीरे करके उसमें से जर्मिनेशन जो है वो शो करने लगेगा, सीडलिंग जो है वो ग्रो कर जाएगी। यानी बीकर ए में आपने वेट कॉटन वूल रखा था, गीला है वो, वाटर उसमें पाया जा रहा है। बी बीकर में आपने जो रखा वो ड्राई कॉटन रखा है, उसमें वाटर नहीं है। 1 या 2 दिन के बाद ए बीकर में आपको सीड्स जर्मिनेट करते हुए दिखेंगे, उसमें से रेडिकल जो है वो निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन बी बीकर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कॉटन जो था वो ड्राई था, वाटर नहीं था। तो इससे प्रूव हो जाता है कि वाटर जो है एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो ये प्रूफ कर रहा है कि सुइटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जैसे वाटर जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि एक सुइटेबल टेम्परेचर भी जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। तो सिमिलरली पहला एक्सपेरिमेंट का जैसा आप 2 बीकर लीजिए, ए एंड बी लेबल कर दीजिए, ए बी दोनों बीकर में आप पहला बीकर में आप कुछ ग्राम सीड्स को वेट कॉटन वूल में रखिए। दूसरे में भी आप वेट कॉटन वूल में कुछ सीड्स को ढक दीजिए, यानी दोनों में ही आप कुछ वेट कॉटन वूल के साथ अपने सीड्स को रख दिया। पहला को आप ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में कहीं भी खिड़की के पास रख सकते हैं, या नॉर्मल जैसे रूम में आप चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला जो बीकर है उसे आप रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीज के अंदर आप रख दीजिए, और इसी तरह से 1-2 दिन के समय के बाद आप दोनों बीकर के सीड्स को स्टडी करें। जब आप देखेंगे बीकर ए को, तो देखेंगे कि उसमें से जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन बीकर बी को, जिसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखा था, उसको निकालकर जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो पाया, या अगर हुआ भी होगा तो इन कंपैरिजन टू बीकर ए बहुत कम मात्रा में उसमें रूट सिस्टम जो है डेवलप हुई होगी। तो इस तरह से आपका बीकर ए और बीकर बी दोनों में आपने स्टडी किया, तो बीकर ए में जर्मिनेशन होता हुआ पाया और बीकर बी में नहीं पाया, और अगर पाया भी तो बीकर ए के तुलना में जर्मिनेशन को आप स्लो मात्रा में, कम में देखेंगे। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये प्रूफ कर रहा है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसके लिए क्या करना होगा? ऐसे 2 बीकर्स लीजिए, दोनों बीकर में आप वेट कॉटन वूल में कुछ सीड्स, जैसे यहां ग्राम सीड रखा है, आप कोई भी जर्मिनेटिंग सीड्स रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि पहला वाला जो बीकर है, बीकर ए, आप इसमें आपने क्या किया, एक थ्रेड की मदद से एक टेस्ट ट्यूब में पानी रखकर, प्लेन वाटर रखकर, इस तरह से आपने उसको बांध दिया और ऊपर कॉर्क लगा दिया, जैसे कि ये झूलता रहे, उसमें वो नीचे ना जाए, बल्कि ऐसे करके ये लटका हुआ रहे। लेकिन बीकर बी में सारा सेटअप वैसे ही रखा गया, सिर्फ प्लेन वाटर की जगह यहां टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने रखा अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। ये पर्टिकुलरली एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जो भी ऑक्सीजन इस बीकर के अंदर होगा,
ये पायरोगैलिक एसिड क्या करेगी, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेन वाटर है, तो ऑक्सीजन जैसा है वैसा नॉर्मल स्टेट में पाया जाएगा। तो इस तरह से दोनों सेटअप आपने कर लिया, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को इस तरह से कॉर्क लगाकर आपने फिक्स करके इसे टाई करके ऐसे छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि आफ्टर सम डेज के जर्मिनेशन जो है सीड ए शो कर रही है। सीड ए में आपके सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन जो आपका फ्लास्क बी है, इस फ्लास्क बी में जर्मिनेशन नहीं शो कर रहा है। क्यों जर्मिनेशन नहीं हो रहा है? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए एक कंडीशन नेसेसरी था, ऑक्सीजन, जो ये अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड के वजह से यहां पर इस सीड को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। So as there is no oxygen available, so these seeds will not germinate. तो इस तरह से आपने तीनों जो स्टेट्स हैं, दोनों कंडीशंस हैं जर्मिनेशन के, वाटर, सुइटेबल टेम्परेचर और ऑक्सीजन, इस तरह से 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है जहां से आप ये तीनों को एक साथ प्रूफ कर सकते हैं, वो है आपका 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। इसे एक 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहां पर एक जार में पानी लेकर कुछ इस तरह से आप रखिए कि उसमें अगर एक स्लाइड को डाला जाए तो स्लाइड में आप 3 बीन सीड को स्टक करके रखेंगे, या इस तरह से आप टाई करके भी रख सकते हैं, सूते से बांध दीजिए। और तीनों बीन सीड जो है उनमें से ऊपर वाला बीन सीड जो है बिल्कुल भी वाटर को वो टच ना करे, और नीचे वाला बीन सीड जो है, बॉटम का सीड, वो पूरी तरह से वाटर में डिप रहे। और बीच में जो मिडिल लेयर में आपका जो बीन सीड है वो इस तरह से रहे कि वो एट द लेयर ऑफ द वाटर हो, यानी पानी में ना तो वो डूबा हो और ना ही पानी से ऊपर, वो पानी में टच करता हुआ रहे। इस तरह से आप उसे 3 सीड्स को इस तरह से बीकर में रखें इन वाटर, और इस तरह से रखकर फ्यू डेज के लिए आप उसे छोड़ दें कोई वार्म प्लेस में, खिड़की के पास भी रख सकते हैं। इस तरह से रखकर उसे कुछ दिन छोड़ देंगे जब, तो बाद में आप कुछ दिन के बाद जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में जो बीन सीड था टॉप पे, वो बीन सीड जो है वो बिल्कुल जर्मिनेशन नहीं शो करेगी, यानी उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर होने की वजह से उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, सुइटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, पर पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए वाटर ना मिलने की वजह से ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जो सीड एकदम नीचे है उसमें भी जर्मिनेशन नहीं शो होगा, पर अगर शो हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत लिटिल जर्मिनेशन शो होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर हुआ तो क्यों हुआ? तो क्योंकि वाटर में वो डिप है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो वाटर में डिसॉल्व स्टेट में पाई जाती है, जिसे एक्वाटिक मैराइन एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन के समय लेती हैं। फिश या जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो ग्रहण करती है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सीड को भी इसी तरह से इस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल रहा है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल रहा है, सुइटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, और पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एयर के रूप में उसे प्राप्त हो रही है। तो तीनों कंडीशन उसे मिल रहे हैं, पर क्योंकि ये पूरी तरह से वाटर में डिप रहेगा तो वाटर के अंदर जो पर्टिकुलर जो एयर पार्टिकल्स के जो स्पेसेस है वो बचे नहीं रहेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल से पूरा उसी तरह से ढक लेगा उसको, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि ये रेस्पिरेशन ना करके मर जाए। और अगर वाटर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले पाया तो इसमें जर्मिनेशन शो तो होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। तो इस तरह से ऊपर वाले टॉप सीड में नो जर्मिनेशन, बॉटम सीड में नो जर्मिनेशन और अ वेरी लिटिल जर्मिनेशन। मिडिल लेयर में जो सीड है जो कि वाटर के लेयर में पाया जा रहा है, वो एयर भी पा रहा है, ऑक्सीजन से एयर से ऑक्सीजन भी पा रहा है, नीचे से पानी को भी अब्सॉर्ब कर रहा है, और सुइटेबल टेम्परेचर भी उसे मिल रहा है। तो इसमें जर्मिनेशन पूरे तरह से अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट से भी आप 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन को शो कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जर्मिनेशन कितने तरह के होते हैं। तो जर्मिनेशन 2 तरह के बेसिकली यहां पर है। एक थर्ड टाइप का भी है जो मैं पहले इन दोनों को डिस्क्राइब कर दूं फिर बताऊंगा। तो 2 तरह के जर्मिनेशन जो है वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन। पहले वर्ड को समझते हैं।
हाइपो का माने होता है बिलो और एपी का माने होता है एवव, और जीएल वर्ड जो आया है वो जियो वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ग्राउंड या अर्थ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एपीजीएल यानी धरती से, सॉइल से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जर्मिनेशन होगा, और हाइपोजीएल का मतलब हो रहा है कि इसका जर्मिनेशन जो है वो बिलो द ग्राउंड होगा। तो वो क्या चीज है जो एपीजीएल यानी धरती से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, या फिर हाइपोजीएल या धरती से नीचे की तरफ ग्रो कर रही है? तो वो चीज होता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो मैं पहले भी बता चुका हूं, सीड लीव्स बोलते हैं उसको। डाइकॉट के केस में आपको 2 कॉटिलेडन्स मिलते हैं, मोनोकॉट के केस में 1 कॉटिलेडन मिलता है। मेज ग्रेन के केस में कॉटिलेडन को स्कुटुलम बोलते हैं। इतना आप लोग पढ़े हैं। तो कॉटिलेडन जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगे तब उसे एपीजीएल जर्मिनेशन कहेंगे, और अगर कॉटिलेडन्स ग्राउंड के नीचे, रिमेन अंडर द ग्राउंड, वो नीचे की तरफ ग्रो करे तब वो हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहलाता है। अब हम लोग इस चीज को इलैबोरेटली स्टडी करते हैं। एपीजीएल और हाइपोजीएल के केस में कॉटिलेडन्स जिस तरह से ग्रो करेंगे उस तरह से उसका नाम होगा। थोड़ा याद रखने का चीज यह है कि एपीजीएल जर्मिनेशन के समय जब कॉटिलेडन ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो असल में जो सीड का हाइपोकॉटाइल रीजन है, यानी पर्टिकुलरली वो एक्सिस जो आपके कॉटिलेडन के साथ जुड़े रहते हैं, जो ऊपर की तरफ ना बढ़कर नीचे की तरफ में हाइपोकॉटाइल जो है वो आपका वो हाइपोकॉटाइल इलोंगेट होता रहता है। और हाइपोजीएल जर्मिनेशन के केस में जो आपके कॉटिलेडन के एक्सिस के साथ जो जुड़े हुए एपीकॉटाइल पार्ट है वो जो है वो बढ़ता है, जिसके वजह से कॉटिलेडन्स नीचे रह जाते हैं। ये थोड़ा अभी सुनने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो इसको चलो डायग्राम के साथ समझते हैं। पहले भी स्टडी जब आपने किया था, जब आपने बीन सीड को देखा था, तो देखे थे कि यहाँ कॉटिलेडन के साथ जुड़े हुए जो आपके शूट के साथ यहाँ पर ये जो आपका रेडिकल पार्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो यहाँ ऊपर में एक हाइपोकॉटाइल पार्ट है जो रेडिकल को ग्रो करवाएगा, और ठीक ऊपर में एक्सिस के साथ एक एपीकॉटाइल पार्ट है जहां से शूट रीजन ग्रो करती है। तो ये एपीकॉटाइल और हाइपोकॉटाइल जो है इसी चीज का ग्रोथ का बात यहां किया जा रहा है। तो बीन सीड में देखिए, जब सीड जो है सबसे पहले क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, तब उसका जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगा और वो रूट सिस्टम बनाता है। वहां जो हाइपोकॉटाइल पार्ट है, ये देखिए जो सीड के साथ जब इस तरह से रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट जो है यहाँ पर ये ऊपर का पार्ट है जहां से रेडिकल ग्रो करेगी, तो ये हाइपोकॉटाइल है। यही हाइपोकॉटाइल जो है ये जब इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि किसी भी तरह का जर्मिनेशन में एपीकॉटाइल और हाइपोकॉटाइल एक साथ कभी बड़े नहीं होते। अगर हाइपोकॉटाइल इलोंगेट होगा तो एपीकॉटाइल नहीं होगा, और अगर एपीकॉटाइल इलोंगेट होगा तो हाइपोकॉटाइल नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक ही इलोंगेट होता है। तो जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, बीन के केस में यहां पर ये जो हाइपोकॉटाइल है ये इलोंगेट होगा, बढ़ेगा, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो एपीकॉटाइल यहां पर इलोंगेट नहीं हो रही है, बल्कि हाइपोकॉटाइल इलोंगेट हो रही है। तो हाइपोकॉटाइल इलोंगेट होने की वजह से कॉटिलेडन्स जो है, ये देखिए कॉटिलेडन जो अंदर में है, ये कॉटिलेडन जो है ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखिए पुश करके ऊपर बढ़ रहे हैं। ये जो आप ग्रे कलर का पार्ट देख रहे हैं ये कॉटिलेडन्स है। तो ये कॉटिलेडन देखिए हाइपोकॉटाइल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो कॉटिलेडन्स भी वो क्या हो रहा है, दे आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है वो उठ जा रहे हैं। तो इस तरह से हाइपोकॉटाइल इलोंगेट हो रही है और कॉटिलेडन्स जो है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ में ग्रो कर रही है, और धीरे धीरे करके ये फिर जब बड़ी होने लगेगी तो ये कॉटिलेडन जो है ये विदर अवे होकर ये सबसे पहले ये लीफ स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर इस तरह से शूट जो है वो ग्रो करने लगेगी, रेडिकल नीचे ग्रो करने लगेगा। सो हाइपोकॉटाइल की वजह से रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करने लगा, कॉटिलेडन ऊपर की तरफ आ गया, और इस तरह से ये जो जर्मिनेशन है ये एपीजीएल जर्मिनेशन कहलाया, जो बीन सीड में आपको देखने को मिलता है। कैस्टर में भी आप इस तरह का जर्मिनेशन देख पाएंगे, कैस्टर CASTOR। दूसरा जो जर्मिनेशन था वो था आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन।
हाइपोजियल जर्मिनेशन के केस में आप देखें कि हाइपोजियल जर्मिनेशन जब होता है तो इसके ठीक उल्टे, जो एपीजियल में हुआ था ठीक उसी के उल्टे हाइपोजियल में एपिकोटाइल इलोंगेट होगा। एपिकोटाइल जो है वो बढ़ेगा, और एपिकोटाइल जब बढ़ता है तो कॉटिलेडन्स जो है वो नीचे की तरफ जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। हाइपोजियल जमीन के अंदर, हाइपो ग्राउंड के अंदर कॉटिलेडन्स रह जाएंगे और एपिकोटाइल जो है वो बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर ये आपका पी सीड है। पी सीड के केस में हाइपोजियल जर्मिनेशन को यहां समझाया जा रहा है। तो पी सीड है, पी सीड से रेडिकल ग्रो कर रहे हैं। रेडिकल जब ग्रो कर रहा है तो नीचे की तरफ में जो है वो रूट सिस्टम बना रहा है। ऊपर के केस में जो है कॉटिलेडन्स जो ग्रो कर रहा है तो वहां पर जो है प्लीम्यूल है और आपका एपिकोटाइल जो है वो इसको इलोंगेट हो रहा है। तो एपिकोटाइल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये जो ग्रे कलर का आप यहां पर कॉटिलेडन्स देख रहे हैं, ये कॉटिलेडन they will remain under the ground. So in case of hypogeal germination, which is seen in pea seed, it is seen that pea और ग्राम दोनों में ही आप ये देख सकते हैं, चने में भी आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि एपिकोटाइल जो है वो इलोंगेट होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जब, तो कॉटिलेडन्स जो है वो जमीन के अंदर रह जा रहे हैं। इस तरह का जो जर्मिनेशन है वो कहलाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन दोनों के केस में जो मेन डिफरेंस है वो दो ही है, आपको याद रखने के लिए, कि हाइपोजियल के केस में कॉटिलेडन जो है वो जमीन के अंदर रह जा रहा है, जबकि एपीजियल के केस में कॉटिलेडन्स जो है वो जमीन के ऊपर पुश होकर चला जा रहा है। यानी इन केस ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन द कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, बट इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन द कॉटिलेडन्स रिमेन अंडर द ग्राउंड। ये फर्स्ट डिफरेंस याद रखिएगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो एपिकोटाइल को लेकर है कि इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन, जैसा कि इस केस में आप देखें पीयर ग्राम सीड में, कि एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, द एपिकोटाइल इलोंगेट्स। तो और पहले ही बताया गया कि एपिकोटाइल बढ़ने से हाइपोकोटाइल नहीं बढ़ता, सो द एपिकोटाइल हियर इलोंगेट्स। बट इन केस ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन ठीक उल्टा, यहां हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट होता है। So in case of apigeal germination, hypocotyl elongates. In case of hypogeal germination, apicotyl elongates. ठीक इसी तरह से आपको दोनों के डिफरेंस याद रखने हैं। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। हाइपोजियल कॉटिलेडन्स रिमेन अंडर द ग्राउंड, एपिकोटाइल elongates. एग्जाम्पल पी सीड और ग्राम सीड। In case of apigeal germination, hypocotyl elongates and cotyledons are pushed above the ground. एग्जाम्पल बीन और कैस्टर। ओके, एक और एग्जाम्पल यहां मेज ग्रेन का दिया हुआ कि मेज ग्रेन के केस में जो है वो रेडिकल और प्लीम्यूल जो है वो रेडिकल से रूट सिस्टम ग्रो करने लगती है। और आपको पहले ही बताया गया था कि रेडिकल और प्लीम्यूल दोनों को प्रोटेक्ट करने की जो शीट है वो रेडिकल के केस में कोलोराइजा और प्लीम्यूल के केस में कोलेप्टाइल है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और कोलेप्टाइल जो है वहां से आपका प्रोटेक्टिव शूट जो है वो कोलेप्टाइल वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगेगी, जो शूट सिस्टम बनाएगा, और रेडिकल जो है वो कोलेराइजर से इलोंगेट होकर वो रूट सिस्टम ग्रो करने लगेंगे, और इस तरह से जो है वो आपका ग्रोथ ऑफ द सीड देखने को मिलेगा, फ्रॉम सीड टू सीडलिंग। पहला केस वही, इम्बाइब्स वाटर, स्वेल्स अप, देन रेडिकल डेवलप्स द रूट सिस्टम, देन द प्लीम्यूल विल ग्रो इनटू द रूट सिस्टम। धीरे धीरे करके नए पौधे जो है इस तरह से उगाएंगे। अब हम लोग एक नया तरह का जर्मिनेशन जो है वो पढ़ेंगे, विविपैरस जर्मिनेशन। तो अभी तक आपने एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन पढ़ा, ये एक नया तरह का जर्मिनेशन है जिसे हम लोग कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। विविपैरस वर्ड जो है वो एक्चुअली हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। एनिमल्स के केस में दो तरह से बेबीज या ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं। एक होता है कि मैमल्स जो है वो अपने बच्चों को उम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर उसे डेवलप करती हैं, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो फिर उसे अपने शरीर से बाहर जन्म देती है, विच इज सीन इन मैमल्स, जैसा कि मैमल्स में देखने को मिलता है। इस तरह का जर्मिनेशन विविपैरस जर्मिनेशन कहलाता है। यानी वहां जो यंग वन है वो जब तक एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं पहुंचता तब तक मां उसे अपने अंदर न्यूट्रिशन प्रदान करती रहती है,
और उसे ग्रो करती है, और जब वो स्टेज में हो जाता है कि अब वो बाहर से खा पी सके, तब वो उसे जन्म देती है। और दूसरा तरह का जर्मिनेशन जो है, दूसरा तरह का जो आपको देखने को मिलता है वो है ओवीपेरस, यानी वहां कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आपके फ्रॉग या फिर लिजर्ड्स या रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अंडे देते हैं, फिश, ये लोग अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं, और फिर वो एग्स से हैच आउट होकर जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप होता है। तो एक के केस में ओवीपेरस और एक के केस में वीवीपेरस। तो ये जो वर्ड है वीवीपेरस जर्मिनेशन, ये एक्चुअली एनिमल्स के केस में होता है। प्लांट के केस में एक नया यूनिक टाइप ऑफ ये जर्मिनेशन है। तो वीवीपेरस जर्मिनेशन इन केस ऑफ प्लांट जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको मैंग्रोव वेजिटेशन में। अगर आप कभी सुंदरबन गए होंगे तो सुंदरबन जैसा जो जगह है उसे मैंग्रोव वेजिटेशन कहा जाता है, क्योंकि वहां के वाटर जो है वो सलाइन वाटर होते हैं और मार्शी प्लेस, वहां दलदल जैसी जमीन होती है, और वहां जो पेड़ होते हैं वो क्योंकि जमीन के अंदर में नमक की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो वहां पर वो प्लांट अपने रूट्स को जमीन से थोड़ा ऊपर के तरफ में, जमीन से थोड़ा ऊपर निकाल लेते हैं, जैसे कि एयर से रेस्पिरेशन कर सके। बिकॉज सीड्स या रूट्स जो हैं वो जर्मिनेशन जब कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उन्हें एयर की जरूरत पड़ती है, जो कि सॉइल में उन्हें ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि सॉइल जो है वो सलाइन होती है। तो एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट्स जो वहां पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा और सोनरेशिया। राइजोफोरा और सोनरेशिया ऐसे दो पौधे हैं वहां पर जो मैंग्रोव वेजिटेशंस में पाए जाते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है, वो ये होता है कि जो फ्रूट होता है इनके साथ, ये पेड़ जो होते हैं इनमें जो फ्रूट उगता है, ये फ्रूट जो है सीड को अपने अंदर बियर करते हैं। नियम के अनुसार ये होता है कि फ्रूट पहले पेड़ से जब अलग होता है तब उसमें से सीड जो है वो डिस्पर्स करके बाहर निकल आते हैं, और जो सीड से फिर सीडलिंग बनने में यानी जर्मिनेशन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से एक नया पेड़ जो है प्लांटलेट, वो सीड से सीडलिंग बनने के बाद ग्रो होता है। लेकिन वीवीपेरस जर्मिनेशन के केस में फ्रूट के अंदर ही में जब सीड रहता है, यानी सीड जो है वो फ्रूट से रिलीज नहीं होता, वो उसी के अंदर रहता है, उसी में वो क्या होता है, जर्मिनेशन शुरू कर देता है। तो इस तरह से सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट होने लगता है, और नेसेसरी कंडीशंस जो है वो, क्योंकि फ्रूट अभी भी पेड़ के साथ डिटैच नहीं हुआ है, फ्रूट जो है वो पेड़ के साथ लगा हुआ रहता है, और सीड उसके अंदर ही जर्मिनेशन करते रहते हैं, और नरिशमेंट जो है फ्रूट से वो पाते रहते हैं। जो क्योंकि पेड़ जो है वो जमीन से लगी हुई है, तो एयर वाटर एवरीथिंग जो कुछ भी वो पा रहा है वो पेड़ से पा रहा है। सो एवरी नरिशमेंट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द ट्री और प्लांट इटसेल्फ। सो the seed is within the fruit, and the seed starts to germinate inside the fruit. So such type of germination is viviparous germination. So this is a special type of germination. जब germinate हो जाता है सीड जब सीडलिंग बनने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में पेड़ क्या करता है, उस फ्रूट को रप्चर करके सीड को बाहर निकाल देता है, और सीड जो है वो जमीन में गिरने के बाद वो सॉइल में वो मिल जाती है, और सॉइल से फिर वो नया पौधा जो है वो फिर वो ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से वीवीपेरस जर्मिनेशन भी एक तरह का जर्मिनेशन है, जहां पर सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट होती हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहां पर पूरा खत्म होता है। आप लोग एक बार इसके एक्सरसाइज को देखें। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।